हे एवरीवन, वेलकम टू द फोटोन एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ के साइंस का सिक्स्थ चैप्टर ख़त्म करेंगे जो है टिश्यूज़। तो इसके पहले के चैप्टर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, राइट, कि सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब वही सेल जब एक साथ जुड़ जाती है तब वो क्या बनाती है? टिश्यूज़। तो टिश्यू इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइजेस की सेल होती है अपने फंक्शन के हिसाब से, वैसे ही जो सेल बॉडी में एक जैसी होती है वो एक साथ आ जाती है एक काम करने के लिए, और तब वो क्या बना देती है? टिश्यूज़। और यही टिश्यू आगे मिलके क्या करेंगे? ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन्स सारे जुड़ के बनेंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। सो दिस इज सिंपली अ टिश्यू विच इज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। अब देखो, टिश्यूज दो टाइप के होंगे, एक तो प्लांट का टिश्यू और दूसरा होगा एनिमल टिश्यू। अब सबसे पहला डिफरेंस ये देखो कि प्लांट जो है उसके जो सेल्स है वो डेड सेल्स होती है, उनके अंदर जो सेल्स होती है ना वो मर चुकी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? और एनिमल के टिश्यू में जो सेल्स होंगी वो तो लिविंग सेल्स होंगी। तो क्योंकि प्लांट्स हमेशा स्टेशनरी होता है, एक ही जगह पे रहते हैं, राइट, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो उनको क्या चाहिए कि उनकी जो सेल्स है, जो टिश्यूज़ है उनके, वो उनको सपोर्ट करे ताकि वो किसी भी खतरे से बच के रह सके। तो इसीलिए जो प्लांट्स टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर की सेल डेड सेल होती है, क्योंकि जब वो सेल मर जाएगी तो हार्ड बन जाएगी, और उसी की वजह से जो पेड़ है वो भी एकदम स्टिफ बन पाएगा। जो एनिमल सेल है वो लिविंग है, क्योंकि हम एनिमल्स क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं। तो इसीलिए हमारी सेल का भी रेस्पिरेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर आवर सर्वाइवल। तो इसी वजह से जो एनिमल्स के अंदर की सेल्स होती है वो कैसी होंगी? लिविंग होगी। अब देखो, एनिमल की बॉडी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक साथ कैसे कंबाइंड होते हैं, फिर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो इसीलिए एनिमल की जो टिश्यूज़ है, जो उसकी बॉडी बनी है जिन टिश्यूज़ से, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे। जबकि प्लांट एनिमल्स के कंपैरिजन में उसकी जो बॉडी है वो तो सिंपल होती है, राइट। प्लांट्स में होता क्या है? रूट्स होंगे, स्टेम होंगे, लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे। लेकिन एनिमल्स की बॉडी जो है वो प्लांट्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अब देखो, तुमने देखा होगा कि हम लोग एक सर्टेन एज तक ही हमारी हाइट बढ़ पाती है, यानी कि हमारी जो ग्रोथ है ना वो एक टाइम तक ही बढ़ पाती है। ऐसा नहीं है कि हम दिमाग से मैच्योर नहीं होते। जैसे कि तुम अभी छोटे हो और तुम अगर अपने पेरेंट्स से अपने आप को कंपेयर करो तो ऑब्वियसली उनकी ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा है, वो तुमसे ज़्यादा मैच्योर है। लेकिन ग्रोथ हम किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल ग्रोथ की, हाइट की बात। तो वो जो ग्रोथ है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। यानी कि एनिमल सेल की जो ग्रोथ है, जो उसकी डिवाइड करने की कैपेसिटी है, उसी को तो ग्रोथ बोलोगे। जब सेल ऐसे डिवाइड होती रहेगी तभी ही तो तुम्हारी बॉडी बनेगी, यानी कि तभी तो तुम्हारी हाइट बढ़ती रहेगी। तो यही कहना चाहता है कि जो एनिमल की सेल्स है वो एक एज तक ही डिवाइड कर पाती है। जबकि अगर तुम एक प्लांट को देखोगे तो वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज ही होती जाती है। तो इसीलिए प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, जबकि एनिमल की ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है कुछ टाइम के लिए। तो ये था कुछ डिफरेंस प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के बीच में। अब जब हम दोनों को अच्छे से डीप में पढ़ लेंगे उसके बाद तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से समझ आने लगेगा। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांट टिश्यूज़। अब देखो, प्लांट टिश्यूज़ होते हैं दो टाइप के। तो सबसे पहले होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड बाद में आते हैं परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की।
यानी कि जैसा हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स है वो अपनी पूरी लाइफ में ग्रो ही करते रहेंगे, यानी कि ज़िंदगी भर उनकी जो सेल्स है वो डिवाइड होती ही रहेंगी। तो वो जो सेल है जो ज़िंदगी भर डिवाइड ही करती रहेगी उन्हें हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल। और वही सारी मेरिस्टेमेटिक सेल मिलके क्या बनाएगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो परमानेंट टिश्यू होता है ना, उसकी सेल डिवीजन की तो जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। जब सेल परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद उसकी सेल्स आगे और डिवाइड नहीं कर पाती, यानी कि वो पार्ट जो है वो ग्रो नहीं करेगा, जितना था उतना ही रह जाएगा। अब प्लांट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है वो छोटी होती है साइज में और आइसोडायमेट्रिक होती है शेप में। आइसो का मतलब क्या, सेम, यानी कि जितनी भी सेल्स होंगी उनका डायमेंशन कैसा होगा, सेम होगा, मतलब इरेगुलर नहीं होगी, एक जैसी ही होगी। और परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होगी वो कैसी होगी, लार्ज इन साइज, और उनका जो शेप है वो वेरी करेगा। जो सेल्स है उनका शेप डिफरेंट डिफरेंट होगा। वैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स जो है वो नहीं प्रेजेंट होते, जबकि परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती है, यानी कि जैसे कि सेल्स है और सारे के सारे सेल्स एक साथ आ गए टिश्यू बनाने के लिए, तो वो तो सारे सेल्स किसे जुड़े होंगे, राइट, कैसे तो एक साथ आए होंगे। तो उनके बीच की जो स्पेस होती है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स है वो इतने टाइटली पैक होते हैं कि इनके बीच में जगह ही नहीं होती, कोई इंटरसेलुलर स्पेस ही नहीं रहता। जबकि परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती है जब वो टिश्यू बनाती है तो उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल्स है वो थिन होगी। अब देखो लॉजिक लगाओ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स तो हमेशा डिवाइड करती रहनी चाहिए, राइट। तो अगर किसी सेल को डिवाइड करना है तो उसकी जो सेल वॉल है अगर वो पतली होगी तो वो बहुत ही आसानी से डिवाइड हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो जितनी पतली होगी उतनी जल्दी जल्दी डिवाइड कर पाएगी। इसीलिए ये याद रखना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो है सेल्स प्रेजेंट होंगी उनकी सेल वॉल बहुत ही पतली होगी, जबकि परमानेंट टिश्यू की सेल्स को तो डिवीजन करना ही नहीं है, उनको तो स्ट्रॉन्ग बनना है, तो इसीलिए उनकी सेल वॉल्स कैसी होती है, मोटी सी होती है। तो ये हमने डिफरेंस देखा बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब हम दोनों को डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना 3 टाइप के होंगे, अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अब देखो सबसे पहले अपाइकल मेरिस्टेम क्या होता है। तो जो टिश्यूज प्लांट की टिप्स पे पाए जाते हैं, कोने पे पाए जाते हैं, चाहे वो स्टेम के हो या रूट के, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ही है क्या, ग्रो करना। तो ग्रोथ कहाँ से होती है प्लांट की, तुमने देखा होगा कि जब कोई प्लांट बहुत ही छोटा होता है तब उसकी रूट्स भी छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी रूट्स भी ग्रो करने लग जाती है। नीचे से वो जो रूट्स होती है वो बहुत अच्छे से सॉइल को जकड़ लेती है। वैसे ही जो ऊपर का शूट है वो ग्रो करता रहता है। शूट मतलब क्या, जमीन के ऊपर का जो पार्ट है प्लांट का वो हो गया उसका शूट, और जमीन के नीचे क्या प्रेजेंट होंगे, रूट्स। तो रूट्स भी ग्रो करती है और उसका जो शूट है, शूट की जो टिप्स होती है, जो कोने होते हैं, वहाँ से भी प्लांट ग्रो करता है। तो अपाइकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होगा, उनके कोनों पे। अब देखो ये क्या करते हैं, रूट्स और शूट को लंबा बनाने में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये तो कोनों पे प्रेजेंट होंगे, तो नीचे रूट्स में भी अपाइकल मेरिस्टम प्रेजेंट है उसके कोने पे, और वैसे ही ऊपर की साइड शूट पे भी जो ब्रांचेस होंगी, जो टिप होंगी स्टेम की, जहाँ से पेड़ उग रहा है, वहाँ पे भी अपाइकल मेरिस्टम प्रेजेंट होंगे। क्योंकि इसमें जो प्लांट है वो लंबाई में ग्रो हो रहा है तो हम इस ग्रोथ को क्या बोलेंगे, प्राइमरी ग्रोथ। तो ये याद रखना कि प्राइमरी ग्रोथ सिंपली क्या होता है, जब प्लांट लंबाई में ग्रो करता है। तो उसके 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज शूट अपाइकल मेरिस्टम,
यानी कि जो शूट साइड में प्रेजेंट है, जो ब्रांचेस पे प्रेजेंट है, वो क्या होगा, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। और जो रूट पे प्रेजेंट हो गया वैसे ही वो क्या हो गया, रूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो ये बहुत सिंपल था। अपाइकल मेरिस्टेम से क्या याद रखना है कि वो हमेशा कोने पे प्रेजेंट होगा, लंबाई में ग्रोथ करवाएगा प्लांट की, और रूट और शूट में प्रेजेंट होगा। नाउ लेट्स सी द सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, जो बीच का पोर्शन है ना उसमें प्रेजेंट होगा। देखो ऐसे याद रखना कि एपाइकल से क्या होता है, एपिक्स, यानी कि उसके कॉर्नर्स। तो अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे, टिप्स पे। वैसे ही इंटर मतलब क्या होता है, बीच में। तो इंटर कैलोरी कहाँ प्रेजेंट होगा, बीच में। तो देखो इंटर कैलोरी में क्या होगा कि ये जो टिश्यूज होंगे वो या तो लीव्स पे प्रेजेंट होंगे या फिर ब्रांचेस की जो नोड्स होती है वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो इसकी वजह से ग्रोथ किसकी होगी, ऑब्वियसली लीफ पे प्रेजेंट है तो लीव्स की ग्रोथ होगी, वो लंबे होंगे। और नोड्स पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो जो उसके बीच की इंटरनोड्स है उसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। चलो देखो इंटरनोड में कैसे ग्रोथ होगी। तो देखो शुगर केन कैसा होता है, ऐसे लंबी सी स्ट्रैंड्स होती है और उसके बीच में ना ऐसे प्रेजेंट होता है। तो यही क्या होता है, नोड्स। इनको हम क्या बोल देंगे, नोड्स बोल देंगे। और इसी के बीच का जो पोर्शन होगा यानी कि ये वाला हिस्सा, वो है हमारा इंटरनोड। तो अब समझ आया कि ये यहाँ प्रेजेंट होगा, जो कि इसको लंबा करने में हेल्प करेगा, इसकी इंटरनोड को इलोंगेट करेगा। नाउ द लास्ट काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अवर लेटरल मेरिस्टेम। अब देखो अपाइकल मेरिस्टेम रूट और शूट की टिप पे प्रेजेंट था, जो उसको लंबा कर रहा था। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, उनको मोटा बनाएगा। यानी लेटरल मेरिस्टेम भी रूट और स्टेम पे ही प्रेजेंट होता है, लेकिन वो उनको लंबा नहीं बनाता। लंबा बनाने का काम किसका हो गया, एपाइकल मेरिस्टेम का। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, स्टेम और रूट्स को मोटा बनाएगा, थिकर बनाएगा। और क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ मोटाई में हो रही है, वो मोटा हो रहा है, उसे हमने ग्रोथ कहा है। तो इस ग्रोथ को हम कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। और जिसमें लंबाई बढ़ रही थी जैसे कि एपाइकल मेरिस्टेम में, उसे हमने कहा था प्राइमरी ग्रोथ। तो ये हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म, जो हमेशा डिवाइड करता रहेगा और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो ये तो हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब पढ़ते हैं द सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, दैट इज परमानेंट टिश्यू। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि परमानेंट टिश्यू के अंदर के जो सेल होंगे उनके डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, कि अब वो कैसे भी डिवाइड नहीं करेंगे। अब देखो जब वो डिवाइड नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर जान ही नहीं है, वो तो मरे हुए हैं, राइट। इसीलिए जो परमानेंट टिश्यू है वो कभी कभी डेथ भी हो सकते हैं और कभी कभी लिविंग भी हो सकते हैं। इनका जो शेप, साइज और थिकनेस है वो सब में सेम होती है। नाउ द पॉइंट इज लाइक division and differentiation of the cells of meristematic tissue give rise to permanent tissue। तो देखो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल है वो डिवाइड करती है और डिफ्रेंशिएट कर जाती है। डिफ्रेंशिएट करना मतलब क्या, कि देखो एक होता है कि सेल सिर्फ डिवाइड हो गई है ना, तो उसको हमने कह दिया कि भाई सेल का डिवीजन हो गया, उसने अपने जैसे दो और सेल्स को बना दिया, राइट। अब डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कि वो जो सेल है वो मेच्योर भी है, उस सेल को अपना काम भी पता है और वो वहाँ काम कर रही है जहाँ उसको करना चाहिए। तो आप एक तरह से यह कह सकते हो कि डिफ्रेंसिएशन होना मतलब क्या, उसका मैच्योर हो जाना, उस सेल का समझदार हो जाना। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल डिवाइड कर जाती है और अपना काम करने लग जाती है, तब जब उसका काम खत्म हो जाता है कि इसके आगे और उसको डिवाइड नहीं होना है, तब ही जाके वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, परमानेंट सेल में। और यही परमानेंट सेल मिलके क्या बना देती है, परमानेंट टिश्यू।
In cell differentiation, developing tissue and organs change from simple to more complex forms to become specialized for specific फंक्शन। तो जैसे मैंने कहा कि सेल डिफरेंशिएशन मतलब क्या, याद रखो कि अब उस सेल को पता है डिवाइड होने के बाद कि मेरा काम क्या है, मुझे किस लिए बनाया गया है। तो यही होता है सेल डिफरेंशिएशन, जिसमें वो सिंपल सी सेल और थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और उसको अपने स्पेसिफिक फंक्शंस करने की समझ आ जाती है। यानी कि वो सेल स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं फॉर सम स्पेसिफिक फंक्शन, कि वो जिस काम के लिए बने हैं वो वही काम आगे जाके करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो देखो, सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये हमें एपिडर्मिस की जो लेयर होती है उसके नीचे मिलता है। अब एपिडर्मिस क्या है ये हम इसके आगे देखेंगे। तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो चलो, सबसे पहला जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू। अब देखो, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी कि ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है उसकी सेल्स जो है उनकी वॉल कैसी होगी, थिन होगी, राइट। तो उनकी सेल वॉल कैसी होगी, पतली होगी। ये टिश्यूज़ कैसे होंगे, लिविंग सेल्स होंगे। सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड होगी। अब अगर लूजली अरेंज्ड है मतलब क्या कि पैरेन्काइमा टिश्यू में जो सारी सेल्स हैं वो दूर दूर से प्रेजेंट है और इसी वजह से उनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है, उनके बीच की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगी। ऑल्सो पैरेन्काइमा टिश्यू का काम होता है फूड को स्टोर करके रखना। अब पैरेन्काइमा टिश्यू भी 2 काइंड के होते हैं अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो देखो, सबसे पहला होता है क्लोरेन्काइमा। अब क्लोरेन के आगे क्लोरेन से क्या याद आ रहा है, क्लोरोफिल, राइट। तो क्लोरेन्काइमा में क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वहाँ क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू का ही एक टाइप होता है क्लोरेन्काइमा। और क्योंकि क्लोरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। वही इसका दूसरा टाइप है एरेन्काइमा। अब देखो, एरेन्काइमा से नाम से ही पता चल रहा है कि एयर की बात हो रही है, राइट। तो कहाँ की बात हो रही है, एयर प्रेजेंट होगी। कहाँ, एक्वेटिक प्लांट्स में बहुत ज़्यादा लार्ज एयर कैविटीज़ होती है। यानी कि जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं उनके बीच में जो खाली जगह होती है उसमें क्या होती है, हवा भरी होती है, जिसकी वजह से उनको फ्लोट करने में, तैरने में आसानी होती है। तो एरेन्काइमा किस में प्रेजेंट होगा, एक्वेटिक प्लांट में। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत सारी कैविटीज़ होगी, खाली जगह होगी और जब वो खाली जगह प्रेजेंट होगी तो उसी की वजह से प्लांट जो है वो अच्छे से फ्लोट कर पाएगा बिना टूटे। तो ये थे पैरेन्काइमा टिश्यू। अब द सेकेंड काइंड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है कॉलेनकाइमा टिश्यू। तो देखो, कॉलेनकाइमा क्या करता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि चाहे कितनी भी तेज़ आंधी आए, तूफान आए, प्रेशर आए, लेकिन वो जो प्लांट है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता है कि वो टूटता नहीं है। अब देखो, वो फ्लेक्सिबल है, साथ ही में कॉलेनकाइमा टिश्यू उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट। यानी कि उसको एकदम स्टिडली स्टूड करने के लिए, खड़ा रहने में हेल्प कर रहा है कि वो प्लांट टूटे ना। ऑल्सो क्या होगा कि ये जो टेंड्रिल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे सर्कुलर कॉइल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट के, ग्रेप्स के प्लांट के अंदर, है ना, ऐसे सर्कल सर्कल होता है छोटे छोटे ग्रीन कलर के, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं वो जब ऐसे बेंड कर जाते हैं क्योंकि वो झुकते हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके अंदर स्टेम प्रेजेंट नहीं होती है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंड्रल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कॉलेनकाइमा टिश्यू है वो ऐसे प्लांट्स के अंदर, ऐसे क्लाइंबर्स के अंदर प्रेजेंट होता है ताकि उसकी जो स्टेम है वो टूट ना सके। क्योंकि वो स्टेम कैसी होती है, बहुत ही नाजुक होती है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर कॉलेनकाइमा टिश्यू है वो आसानी से नहीं टूट पाती।
ऑल्सो कॉलेनकाइमा टिश्यू जो है वो लीफ के स्टॉक में भी पाया जाएगा। अब लीफ स्टॉक क्या होता है कि जो पत्ते की आगे की साइड आपने डंडी देखी होगी ना, छोटी सी, जो लीफ को प्लांट से ब्रांच से जोड़ के रखती है, उसी डंडी को हम क्या कहते हैं, लीफ स्टॉक। तो वो भी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल, टूटती नहीं है, मतलब टूट जाती है, लेकिन वो जब हवा आती है तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे पत्ते ऐसे उड़ जाते हैं, नहीं, वो उसको पकड़ के रखती है, राइट। तो क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉलेनकाइमा टिश्यू, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल बन जाता है। अब कॉलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स कैसी होंगी, लिविंग होगी, इलोंगेटेड होंगी, लंबी लंबी सी, और इरेगुलरली थिकेंड होंगी एट द कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर्स पे वो थोड़ी सी मोटी होगी, और इनमें जो इंट्रासेलुलर स्पेस है ना वो बहुत ही कम प्रेजेंट होगी। अब देखो, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें अगर तुमने बहुत दूर दूर सेल को अरेंज कर दिया तो वो तो एकदम ढीली पड़ जाएगी, और अगर तुमने उसको बहुत ही पास में कनेक्ट कर दिया सारी सेल्स को तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, है ना। अब हार्ड चीज़ तो ऐसे टूट जाती है, राइट, मतलब जब तुम वुड को तोड़ते हो तो वो टूट जाता है, क्योंकि उसके अंदर के जो एटम्स है वो बहुत ही पास पास अरेंज्ड है। तो अगर बहुत ही पास भी अरेंज करोगे तो भी टूट जाएगी, और बहुत दूर दूर अगर सेल्स प्रेजेंट होंगे तो भी वो टिश्यू क्या करेगा, टूट जाएगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि क्या हो, मॉडरेट हो, ना बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट हो ना बहुत कम। इसीलिए कॉलेनकाइमा टिश्यू में थोड़ी सी इंटरसेलुलर स्पेस ही प्रेजेंट होती है। Now there is the last permanent tissue, that is sclerenchyma tissue. अब देखो, स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाने में हेल्प करता है। तो तुमने जो वो कोकोनट के ऊपर का छिलका देखा होगा, जब कोकोनट लाते हैं तो वो ब्राउन कलर का हस्क निकालते हैं ना ऐसे, क्योंकि वो तो तुम खाते नहीं हो, उसे निकाल के फेंक देते हो, तो वो कैसे लगता है, ऐसे ड्राई ड्राई सा, है ना। तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, क्योंकि वही प्लांट को हार्ड और स्टिफ बना रहा है। अब देखो, अगर वो हार्ड बना रहा है इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर के जो सेल है वो मर चुके हैं, क्योंकि अगर लिविंग सेल होता तो उसके अंदर वाटर का कंटेंट होता, और वाटर कंटेंट होता तो वो प्लांट हार्ड तो होता नहीं, राइट। इसीलिए स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स है वो मर चुके होंगे, लंबे से होंगे और पतले से होंगे, और उनकी जो वॉल्स होंगी ना वो ऐसे मोटी मोटी सी होंगी। अब ऑब्वियसली वो हार्ड है, इसका मतलब उसकी वॉल कैसी होंगी, मोटी होंगी। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लेग्निन। लेग्निन एक कंपाउंड का नाम है जो आपको स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के सेल के अंदर मिलेगा। देखो, अब ये क्योंकि क्या है, हार्ड होता है ना। तो जब ये हार्ड होगा इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगी, जो सेल्स है वो बहुत ही पास पास अरेंज्ड होंगे। देखो, जब सेल्स एकदम पास पास अरेंज्ड होंगे तो क्या होगा कि उनके बीच में एयर नहीं जा पाएगी, है ना। तो वो सेल्स एक साथ आके क्या करेंगी, एकदम टाइट हो जाएंगी, पैक हो जाएंगी। इसीलिए स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस होगा एब्सेंट। अब sclerenchyma tissue is present in stems, around to the vascular bundles, in the veins of leaves। जो लीव्स के ऊपर आपको छोटी छोटी सी ऐसे नसें दिखती है ना, उसमें भी कौन सा टिश्यू होता है, स्क्लेरेनकाइमा। स्टेम के अंदर प्रेजेंट होगा। ऑल्सो जो सीड्स और नट्स होते हैं उसके ऊपर तुमने देखा होगा कि बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है, तो ऑब्वियसली वो हार्ड है, तो हार्ड है तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। सो दिस वॉज अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या हो रहा था कि जो पेरेन्काइमा टिश्यू है उसमें सारे पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट थे, है ना। अब जो कॉलेनकाइमा था उसमें क्या हुआ था कि जो कॉलेनकाइमा के सेल्स है वो एक साथ आके कॉलेनकाइमा टिश्यू बना रहे थे। वैसे ही सेम चीज स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में सारी की सारी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स एक साथ आके टिश्यू बना रही थी। यानी कि सिंपल इसका नाम क्यों है, सिंपल परमानेंट टिश्यू इसे इसीलिए कहा जाता है कि एक तो ये सेल आगे डिवाइड नहीं करेगी क्योंकि परमानेंट सेल हो गई है। दूसरी बात, वो सिंपल इसीलिए है क्योंकि इस टिश्यू के अंदर वही सेल्स होंगी जो एक जैसी है, जिनका एक जैसा काम है। तो जिन सेल्स का एक ही काम होगा वो एक साथ आ जाएगी और एक साथ मिलके उस काम को पूरा करेगी।
अब हम इसका डायग्राम देखें तो ये है पेरेन्काइमा की सेल, है ना। पेरेन्काइमा टिश्यू है जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। और इसमें क्या है, हमने देखा था कि पेरेन्काइमा सेल्स की जो होंगी उनकी वॉल्स कैसी होंगी, पतली होंगी। तो यहाँ पे दिख रही है राइट कि वॉल्स कैसी है इन सारी सेल्स की, बहुत ही पतली पतली है। ऑल्सो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। अब दूसरी सेल यहाँ पे गिवन है कॉलेनकाइमा सेल्स, राइट। तो ये सारी जो कॉलेनकाइमा सेल्स है वो एक साथ आ गई और उन्होंने क्या बना दिया, कॉलेनकाइमा टिश्यू। और इसकी वॉल्स कैसी होंगी, थिक होंगी। इनके अंदर वॉक्यूल प्रेजेंट होगा और इनकी सेल वॉल थोड़ी सी मोटी होगी एज कंपेयर टू पेरेन्काइमा सेल। दिस वॉज द डायग्राम ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो देखो एक जो सेल है, जो स्क्लेरेन्काइमा सेल है, उसकी जो ये वॉल्स है वो कैसी है, थिक, मोटी सी है और इसके अंदर लेग्निन प्रेजेंट है। अगर तुम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखो, ऐसे सामने से करके देखो तो देखो ऐसे ल्यूमेन है। ल्यूमेन मतलब क्या, बीच की खाली जगह। तो ऐसे बहुत ही चौड़ा सा क्या प्रेजेंट है, खाली जगह है। आजू बाजू क्या प्रेजेंट है, लिग्निन की मोटी सी वॉल प्रेजेंट है। तो ये होती है 3 टाइप की सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अब देखो जिस एपिडर्मिस की हमने बात की थी, जिसके नीचे ये सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वो एपिडर्मिस एक्चुअली होता क्या है। तो जितनी भी सेल्स होंगी ना, उनके बाहर एक आउटर मोस्ट लेयर होगी जिसको हम बोल देंगे एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस को तुम ऐसा मान के चलो कि सेल्स के ऊपर की एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये ना प्लांट के अंदर पूरे ऊपर से लेके नीचे तक एपिडर्मिस की कवरिंग होती है। तो जैसे तुम्हारी स्किन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, वैसे ही प्लांट को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, एपिडर्मिस। तो प्लांट की हर सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस। तो अब इसको क्योंकि प्रोटेक्ट करके रखना है प्लांट की सेल को, है ना, तो इसी की वजह से एपिडर्मिस कैसी होगी, मोटी होगी। सेल वॉल उसकी कैसी होगी, मोटी होगी, क्योंकि उसको सब प्रोटेक्ट करके रखना है उस सेल को। ऑल्सो देखो प्लांट के अंदर क्या होता है कि प्लांट के अंदर तो कुछ वाटर कंटेंट होता होगा, है ना। तो जब उसके अंदर वाटर का कंटेंट है और सनलाइट उसके ऊपर गिर रही है, तो प्लांट से जो वाटर है वो बाहर की साइड आता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, है ना, इवापोरेशन होता है। तो क्या पता कि प्लांट को पहले ही पानी की कमी हो और ऊपर से सनलाइट की वजह से उसका इवापोरेशन और हो जा रहा है, तो उसको वाटर लॉस हो जाता होगा, राइट। तो अगर उसके ऊपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा तो सोचो कि एक पत्ता है, ठीक है। अब पत्ते के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट है और पत्ते के अंदर क्या है, पानी है। अब एपिडर्मिस की लेयर क्योंकि बहुत ही मोटी है तो वो एक लेयर बन जाती है उस पत्ते के ऊपर। तो अब पानी अगर बाहर जाना भी चाहे तो इस मोटी सी लेयर की वजह से बाहर नहीं जा पाएगा। इसीलिए एपिडर्मिस ने वाटर लॉस होने से भी बचा लिया और पूरे प्लांट की एंटायर सरफेस पे किसकी कवरिंग होगी, एपिडर्मिस की कवरिंग होगी। Epidermal cells on the aerial parts of the plant secrete a waxy water resistant layer on the outer surface। तो जैसे ये जो एपिडर्मल सेल्स होंगी और वो जो होगी प्रेजेंट होगी प्लांट के पार्ट्स पे, है ना। तो एपिडर्मल जो सेल है वो क्या सिक्रीट करेगी, वैक्स जैसा एक लिक्विड वाटर रेजिस्टेंट लेयर बना देगी। अब देखो जैसे मैंने बोला कि एपिडर्मिस के ऊपर क्या हो, एपिडर्मिस क्या है, एक लेयर है ना। तो वो लेयर किसकी है, तो वो ना ऐसे वैक्स जैसा, ऐसे चिपचिपा सा कुछ है, फ्लूइड जैसा। अब ऑब्वियसली कुछ चिपचिपा होता है तो तुम अगर उस पर पानी डालते हो तो क्या करता है कि वो पानी को अंदर नहीं जाने देता, वाटर को बाहर ही रहने देता है। तो इसीलिए एपिडर्मल सेल जो होती है उसके अंदर से वैक्स जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जो कि पानी को इधर उधर नहीं करने देता। अब क्योंकि एपिडर्मल सेल इसको प्रोटेक्ट करके रख रही है तो इसमें तो कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो अब तुम्हारी स्किन में ऐसा तो होता नहीं है कि बहुत बड़े बड़े ऐसे छेद करके रखे हो। अगर छेद करके रखे होते तो आसानी से बैक्टीरियाज तुम्हारी बॉडी में एंटर कर जाते
और तुम बीमार पड़ जाते, है ना। तो इससे बचने के लिए तुम्हारी जो स्किन है वो यूनिफॉर्म है, उसमें कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है। उसी तरह एपिडर्मिस के ऊपर भी कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होती, तो इसका मतलब उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। सारी की सारी सेल्स कैसी है, फ्लैट है। एपिडर्मल सेल कैसी है, फ्लैट है और आउटर कवरिंग प्रोवाइड कर रही है प्लांट को। अब क्या होता है कि जो लीफ है उसको अगर तुम ऐसे उल्टा करके देखो तो उसके नीचे की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमाटा। अब स्टोमाटा जो होता है ना, उसमें क्या होता है, किडनी जैसा शेप होता है उसका। किडनी कैसी होती है, ऐसे राजमा जैसी, है ना। तो ऐसे ऐसा मान लो कि दो राजमा ना एक दूसरे से ऐसे सटके खड़े हैं। तो वो क्या करता है कि ये उसको ऐसे गार्ड की तरह स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो देखो स्टोमाटा एक पोर है, उसके आजू बाजू गार्ड सेल्स है जो कि इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हमें उस छेद को कब बंद करना है और कब खोलना है। तो क्यों वो बंद करते होंगे और खोलते होंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, है ना। क्योंकि प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो बाहर से CO2 ले रहा है और अपने अंदर से ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो वो किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा के जो गार्ड सेल्स है वो उसको बोलेंगे कि भाई चल अब प्लांट को ना CO2 की जरूरत है, तो हम दरवाजा थोड़ी देर के लिए खोल लेते हैं। तो उन्होंने गार्ड सेल को खोल दिया। फिर उसके बाद क्या हो गया कि उसके अंदर CO2 जो है वो एंटर कर गया, और जब उसको ऑक्सीजन बाहर निकालना था तब गार्ड सेल वापस ओपन हो गए और वही ऑक्सीजन बाहर की साइड रिलीज हो गया। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी किसने हेल्प की, स्टोमाटा ने। ऑल्सो ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमाटा की वजह से। ट्रांसपीरेशन क्या है, सिंपली जो पानी प्रेजेंट है लीफ के अंदर उसका इवापोरेशन हो रहा है, तो इसे हम कह देंगे क्या, ट्रांसपीरेशन। अब प्लांट के ऊपर सारी ही जगह किसकी कवरिंग होती है, एपिडर्मिस की। तो रूट्स पे भी होती होंगी क्योंकि रूट भी तो प्लांट का ही पार्ट है, राइट। तो रूट के ऊपर जो एपिडर्मल सेल प्रेजेंट होती है उनमें ना ऐसे बहुत लंबे लंबे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो अब देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, मतलब वो क्या काम कर रहे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अगर बहुत सारे ऐसे हेयर जैसे स्ट्रक्चर बन गए इसका मतलब तो बहुत सारा पानी वो एब्जॉर्ब करेंगे, और इसी की वजह से प्लांट जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो कर पाएगा। तो ये हो गया फायदा एपिडर्मल सेल के होने का रूट्स पे। अब जो डेजर्ट के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं उनका जो एपिडर्मिस है उसके पास एक मोटा सा वैक्स की कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिन। क्योंकि देखो डेजर्ट प्लांट के पास तो वैसे ही पानी बहुत कम है, उसको पानी मिल नहीं पाता है। अब अगर ट्रांसपीरेशन की वजह से पानी ऐसे ही बाहर जाने लगा तो उसको तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि एपिडर्मिस के अंदर बहुत ही मोटा सा एक लेयर होता है जिसमें वैक्स जैसा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्यूटिन वो प्रेजेंट होता है, जो पानी को आसानी से बाहर नहीं निकलने देता। अब ऐसे ही जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। देखो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे जो अपने आप को डिवाइड कर पा रहे थे, वो जब एक बार परमानेंट हो जाते हैं तब क्या होता है कि वो ना कॉर्क बनाते हैं, राइट। कॉर्क तुमने देखा होगा कि जिसमें से सेल को सबसे पहले देखा गया था, है ना, नॉन लिविंग सेल को देखा गया था। तो ये जो कॉर्क होता है वो उसके अंदर क्या होता है, डेड सेल प्रेजेंट होती है। तो जब ये हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करना बंद कर देती है और परमानेंट सेल बना देती है तो वो अंदर उसकी जो सेल्स है वो मर जाती है क्योंकि उनको तो अब डिवाइड ही नहीं होना है ना। तो अब जब वो डिवाइड नहीं हो रही और वो डेड सेल बन चुकी है तब हम उसे क्या कहते हैं, कॉर्क। तो क्योंकि कॉर्की सेल तो डेथ है इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। वो सारी जो डेड सेल है वो एक दूसरे के बहुत ही पास पास अरेंज्ड है, और इनके पास एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सुबेरिन। तो देखो कॉर्क की जो सेल है जो मर चुकी है उनकी वॉल्स पे क्या प्रेजेंट होता है, सुबेरिन, जो कि उनको गैसेस और वाटर को अपने अंदर और बाहर जाने में
हेल्प करता है। तो ये थी सिंपल परमानेंट टिश्यू।